नहीं दिया? पक्का नहीं दिया? चलो तो आगे पढ़ाते हैं। क्या है, क्या क्या पढ़ लिया? ग्राफ पढ़ रहे थे, स्ट्रेट लाइन पढ़ाया था ना? ओहो, चलिए भाई, उससे पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, उसका डीपीपी मॉड्यूल सब कंप्लीट। क्या क्या बचा है? मैंने होमवर्क में दे दिया कि नहीं? कोई डीपीपी बचा है? हाँ, डाउट्स तो ठीक है, डाउट तो हो जाएंगे कवर, लेकिन क्या मैंने सब कुछ होमवर्क में दे दिया तुम लोगों को? सारी डीपीपी दे चुका मैं, पूरा मॉड्यूल दे चुका, मेरा काम खत्म। अब तुम्हारा काम शुरू है, तुम करो। हाँ, अब दे रहा हूं ना नया चैप्टर। चलो भाई, कहां तक पढ़ लिए हम लोग? हम लोग पढ़ रहे थे कि कोई भी स्ट्रेट लाइन हो तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे बनता है ना? उसमें हमने एम के बारे में बता दिया, क्या एम पॉजिटिव, एम नेगेटिव, एम जीरो और एम इनफाइनाइट। बस एम के बारे में ही बताया अभी तक, बता रहा, नेगेटिव नहीं बताया। ठीक है, देखो एम का मतलब स्लोप है, ये तो समझ में आता है। स्लोप मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या वाई के रेस्पेक्ट में एक्स जितना चेंज हो रहा है उसी चेंज के रेशो को हम स्लोप बोलते हैं। वाई के रेस्पेक्ट में एक्स जितना चेंज हो रहा है उसी चेंज के रेशो को हम स्लोप बोल रहे हैं। मतलब जैसे तुम्हें एक बेसिक एग्जांपल अगर मैं दूं, तो बेसिक एग्जांपल अगर लेट सपोज ये रोड, ये जो गलियारा बना हुआ है, ये अगर कुछ किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर होता, एक रैंप टाइप होता, तुम देखो जब मैं आगे की तरफ इस पर जाता, रैंप पर जब मैं चढ़ता, तो रैंप पर चढ़ता तो मैं थोड़ा सा ऊपर भी डिस्प्लेस होता और थोड़ा सा आगे भी जाता। जब मैं उस पोजीशन पर पहुंच जाता बिल्कुल टॉप पर, तो क्या मैंने ये वाला हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी कवर कर लिया होता और ये वाला वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी कवर कर लिया होता। लेकिन अगर मैं लिखूं ऐसे कि मैं यहां पर 10 मीटर इसके ऊपर चढ़ा, 10 मीटर ऊपर चढ़ने की वजह से मैं हाइट में 3 मीटर ऊपर चला गया, और इसमें मैं कुछ, मतलब 3 तो नहीं, कुछ और बोल देता हूं, लेट्स सपोज 6 मीटर्स में आगे चला गया और 8 मीटर्स में ऊपर चला गया, 8 मीटर्स ऊपर चला गया, तो मुझे समझ में आया चेंज इन वाई इज 8 मीटर्स और चेंज इन एक्स इज 6 मीटर्स। तो ये रैंप वाली जो डिस्प्लेसमेंट आती है वो कितनी आ जाती? 10 आ जाती कि नहीं आ जाती? ठीक है, तो एक्चुअल में मैंने ये समझ पाया कि y के रेस्पेक्ट में x का जो चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है, वही स्लोप है। वही क्या है? स्लोप है। तो देख, स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव में लिखा चुका हूं, जीरो लिखा चुका हूं, नेगेटिव नहीं लिखा है अभी तक, है ना? नेगेटिव लिख ले। देख अभी वाला एग्जांपल ले लेता हूं बिल्कुल। ये देख, y की वैल्यू यहां पर और y की वैल्यू यहां पर y की वैल्यू में लिख लेता हूं 10 है, मान ले कितनी है? 10। और यहां पर है 2, यहां पर है 10 और यहां पर है 6। ठीक है, क्या मैंने अभी x और y दोनों के दोनों ही मैंने डिस्टेंसेस माने? क्या माने? y भी मैंने डिस्टेंस माना है, x भी मैंने डिस्टेंस माना है। हर बार ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम तरह की क्वांटिटीज आए, ऐसा जरूरी नहीं है। ज्यादातर केसेस में तुम्हें x और y दोनों अलग अलग क्वांटिटी मिलेंगी। कभी मिलेगा वेलोसिटी, कभी मिलेगा टाइम, कभी मिलेगा एक्सीलरेशन, कभी मिलेगा टाइम, कभी मिलेगा फोर्स, कभी मिलेगा टाइम, कभी मिलेगा इंपल्स तो टाइम, इस तरीके से, है ना? कभी मिलेगा प्रेशर, कभी मिलेगा वॉल्यूम, जब तुम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस केटीजी पढ़ोगे तब। ठीक है, तुम देखो क्वांटिटीज चेंज होती रहेंगी, लेकिन एक्स और वाई के जो फंक्शंस हैं, जो जो चीजें मैं बता रहा हूं, स्लोप हर किसी में ऐसे ही निकलेगी, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो वहां पर अगर ये पी होता और ये वी होता तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी। तो हम बताएंगे कि भाई एक्चुअल में जो स्लोप है, स्लोप अगर केटीजी में आके जाके पढ़ेंगे तो उसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा भी लिख लेंगे, पी और वी के बीच का स्लोप। अभी यहां पर लिख रहे हैं तो वाई अपॉन एक्स लिख रहे हैं, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो देख इसमें डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स कैसा आएगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स जो कि मेरे पास m है। अब देख y फाइनल जो है, फाइनल क्या इनिशियल पॉइंट ये है जिसमें x इनिशियल है? क्या इनपुट इनिशियल, तो मेरा जो
जो इससे जो आउटपुट निकल के आएगा वो भी इनिशियल। क्या इनपुट इनिशियल ये है मेरा, ये x1 है बेटा, और ये x2 है। तो अगर ये x1 है तो ये वाला y1 होना चाहिए, ये वाला y2 होना चाहिए। तो y2 माइनस y1 करेंगे तो आना चाहिए वैल्यू मेरे पास 2 माइनस 10, कुछ ऐसा आना चाहिए। y2 माइनस y1, 2 माइनस 10, और x2 माइनस x1 करेंगे तो 10 माइनस x2 माइनस x1, ठीक है ना? तो कितना आया? हाँ, y2 ये रहा ना, और ये y1, तो -8, सही तो है बे? -8/4 कितना आया? क्या -2 आया? तो अगर m नेगेटिव आ रहा है ना, m नेगेटिव आ रहा है, तुम देखो ऐसे केसेस में m कैसा आ रहा है? नेगेटिव, मतलब m कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। अच्छा, m नेगेटिव कब आ रहा है? तुम m जब पॉजिटिव लिखाया था तो उस टाइम पर लिखाया था, अगर ये m पॉजिटिव होता है तो ये जो एंगल बनाता है यहां से थीटा, वो थीटा लेस देन 90 डिग्री होता है। कितना होता है? अगर थीटा एंटी क्लॉकवाइज फैशन में, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज फैशन में अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री आ रहा है तो एम नेगेटिव आता है भाई। एम कैसा आता है? एम नेगेटिव, एम पॉजिटिव। इसमें कैसा है? इसमें एम पॉजिटिव है, और एम जीरो और एम इनफाइनाइट, तो सिंपल है। क्या एम जीरो? क्या एम इनफाइनाइट? अगर वर्टिकल लाइन है तो एम इनफाइनाइट, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो एम जीरो। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। क्या एम के बारे में समझ में आ गया हमको? स्लोप के बारे में, स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, है ना? स्लोप के एंगल समझ में आ गया हमको। स्लोप निकले का एक और तरीका है, स्लोप लिखने का एक और तरीका, वो है टेन थीटा से हम स्लोप लिख सकते हैं। स्लोप जो है उसको m से डिनोट करा जाता है, विच इज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। लेकिन स्लोप को एक टेन थीटा से और डिनोट करा जा सकता है। किससे? टेन थीटा से और डिनोट करा सकता है। अब ये टेन थीटा क्या है भाई? तो तुम्हें जो एंगल, ये जो थीटा है ना, ये एंगल है एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम एक्स एक्सिस, फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज फैशन में अगर तुम एंगल ले लो तो उसको क्या बोलते हैं? वही टेन थीटा है। और थीटा, वो वाला थीटा अगर 10 में रख दो तो वही m बताता है, स्लोप बताता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, देख। देख बताता हूं। क्या एक पॉइंट ए है ये और बी है ये, ठीक है भाई? एक पॉइंट ए है ये और बी है ये। अगर मैं y2 माइनस y1 लिखना चाहूं, क्या लिखना चाहूं? देखो, लगता वो ये वाली डिस्टेंस आनी चाहिए। देख, पूरा ये y2, इसमें से ये वाला, मतलब सॉरी, हाँ ये वाला लेंथ जो है ये y1, ये वाला y2 पूरा। तो y2 माइनस y1 तो यही बचेगा ना, इसमें से ये वाला लेंथ हटा दो तो ये बचेगा। तो दिस इज बेसिकली डेल्टा वाई, y2 माइनस y1। और ऐसे ही अगर इसको लिखूं मैं तो देख, यहां पर x1 होगा और यहां पर x2 होगा। तो ये वाला डिस्टेंस x1 है और ये वाला डिस्टेंस, तो अगर डेल्टा x लिखो तो ये नहीं आएगा क्या? मतलब ये लेंथ डेल्टा x और ये लेंथ डेल्टा। अब देख, ये एंगल लिखना हो तेरे को तो टेन थीटा से लिख नहीं सकते। टेन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा, तो वहीं से आया है देख। स्लोप भी लिखा जा सकता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ऐसी टेन थीटा लिखा जा सकता है। क्लियर है ना बात? तो एम निकालने के दो तरीके मिले हमको, एक टेन थीटा और एक डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अभी स्लोप की बात चल रही थी, अभी तक तुम्हें ग्राफ बनाना थोड़ी सिखाया मैंने कोई? चलो जल्दी जल्दी सिखाते हैं फिर। चाय ठंडी हो रही है मेरी, रुक। हो गई।
चलो भाई आगे चलें। एम निकालना सीख गए हम, तो मतलब हमें कोई भी इक्वेशन में ये समझ में आ जाना चाहिए, कोई भी इक्वेशन देखते ही हमें समझ में आ जाना चाहिए कि एम कैसा होगा उसका, है ना। मतलब वो ग्राफ जो है वो कैसा बनेगा, इसका आइडिया हमें लग जाएगा कि लाइन जो है वो इस तरफ एंगल बनाएगी या इस तरफ एंगल बनाएगी, बाकी सब तो हम लिखेंगे। जैसे मैं तुम्हें लिख दूं, एग्जाम्पल लिखूं, तुम्हें लिख दूं y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन। अभी जो प्लस वन है ना, ये तो है c, क्या बोलते हैं इसको, इंटरसेप्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो जब भी कोई भी ऐसे पूछा जाएगा इसका ग्राफ बना दो, सबसे पहले तो इसको कंपेयर करो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस, कंपेयर कर लो, कंपेयर करोगे, कंपेयर करोगे तो m की वैल्यू आएगी तुम्हारे पास वन और c की वैल्यू वन। m की वैल्यू वन मतलब टेन थीटा की वैल्यू कितनी, वन। m पॉजिटिव आया है क्या, m कैसा आया, अगर m पॉजिटिव आया है तो लाइन जो जानी चाहिए, देख एक चीज तो देख के पता चल जानी चाहिए कि लाइन ऐसे जाएगी, मतलब इन तीनों में से कोई हो सकती है ना। लेकिन एंगल बनेगा छोटा, ये एंगल एक्यूट एंगल बनना चाहिए, कौन सा बनना चाहिए, एक्यूट। अब तीनों में से कौन सा होगा वो बताएगा सी, वो कौन बताएगा, देख सी कैसे बताएगा, सी होता है कि अगर x की वैल्यू जीरो हो जाए तो y की वैल्यू उस टाइम पर c के बराबर होती है, किसके बराबर होती है, x की वैल्यू जीरो होती है, देख यहां पर इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर y की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है, ये तो एक ही पॉइंट है, इस पर ही तो आ रही है पॉजिटिव, इसमें तो नेगेटिव आ रही है, इसमें जीरो आ रही है, तो ये वाला लाइन ग्राफ हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ये वाला। अब देख ग्राफ कैसे बनाएंगे, ऐसे लिखेंगे, दो पॉइंट मिले मेरे को, एक पॉइंट मिला x इक्वल टू जीरो हो तो y इक्वल टू कितना होना चाहिए, देखिए x इक्वल टू जीरो है तो y इक्वल टू कितना है, वन। तो मतलब x जीरो तो y वन, एक कोऑर्डिनेट मिल गया। दूसरा कोऑर्डिनेट देख कौन सा मिलेगा, अगर y जीरो तो x कितना, y जीरो इस लाइन पर होता है क्या, और x की वैल्यू माइनस वन इस तरफ, तो माइनस वन कॉमा, दो कोऑर्डिनेट मिल गए। इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन जाएगी, कैसी, जो कि एक एंगल बनाएगी लेस देन 90 डिग्री, क्योंकि थीटा कितना है, मतलब m कितना है पॉजिटिव, m पॉजिटिव तो एंगल लेस देन 90 डिग्री। कितना आएगा एग्जैक्ट वो भी निकाल सकते हैं, लेकिन तुम्हें ये समझ में आ जाना चाहिए कि जो इक्वेशन, जो लाइन ऐसी बनेगी कुछ इस तरीके, कैसी बनेगी, बात समझ आई, ठीक है। हाँ अब मैं कुछ लिख देता हूँ तुम्हारे सामने, कुछ ग्राफ्स उनका वो बताना। कुछ डायग्राम्स बनाने हैं तुमको, और कुछ डायग्राम से इक्वेशन लिखनी है।
नहीं बे, अभी करना है। चलो बताओ, इतना ही बता दो। हुआ? कोऑर्डिनेट नहीं है, बस एक ही चीज दे रखे, 5 मीटर। 5 मीटर दे रखा है बस, ये लेंथ। कोऑर्डिनेट वॉर्डिनेट कुछ नहीं है हमारे पास। एंगल दे रखा है 30 डिग्री। क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। ये y इज इक्वल टू 5/2। अच्छा, पूरे कोऑर्डिनेट से कर दिया सारा। अबे एम से भी करो कुछ। एम बता कितना आएगा इसका। हाँ, सबका एम भी बताना है, और एम और सी की वैल्यू भी। गलत है। +1 कैसे पे? एम की वैल्यू कितनी आई फर्स्ट वाले क्वेश्चन की? हाँ, जब +1/5 आएगा, ठीक है। और माइनस, एक चीज़ तो गड़बड़ है इसमें, सी की वैल्यू गड़बड़ है। हाँ, सी ठीक है, वाई नीचे आ रहा है ना। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, हाँ। नहीं, एक्स की वैल्यू भी तो आएगी कहीं ना कहीं। हम्म। गलत। इक्वेशन में से एक्स कैसे गायब हो सकता है? एक्स तो रहेगी ना, इक्वेशन ऑफ लाइन है। हुआ क्या? कितने लोग हो गए? नहीं, पहला किसका हो गया, फर्स्ट किसका हो गया? फर्स्ट भी इतने लोगों का नहीं हुआ। तुम्हारा हो गया ना फर्स्ट? सबका हो गया फर्स्ट वाला? भाई साहब को बोलो, भाई साहब हो गया फर्स्ट वाला तुम्हारा? हो गया? तुम सबका हो गया फर्स्ट वाला तो हो गया होगा ना, मतलब। हाँ भाई, देखो फर्स्ट तो तुम्हें पता ही है कैसे बनेगा। क्या एम की वैल्यू 0 है इसमें? वाई इक्वल टू mx+c से कंपेयर करोगे तो एम की वैल्यू 0। जब एम की वैल्यू 0 तो एक स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल ग्राफ बनेगा। हॉरिजॉन्टल भी y इक्वल टू 5 पर बनना चाहिए, तो y इक्वल टू 5 ऐसे ग्राफ बन जाएगा, है कि नहीं? ऐसा ग्राफ बन गया, एम की वैल्यू 0। चल इस पे आ जाते हैं। इस पर देखेंगे तो y इक्वल टू mx+c करेंगे तो m की वैल्यू कितनी आई, 5 या 1/2? x इज 1/2। अगर 1/2 बची x की वैल्यू, क्या x की वैल्यू जो भी आ रही है, सॉरी m की वैल्यू जो भी आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है? पॉजिटिव है, 1/2 इज अ पॉजिटिव नंबर। तो ग्राफ ऐसा बनेगा, जो है एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री से कम रहेगा, एक्यूट एंगल बनेगा। ये तो बात समझ में आती है। अगर एक्यूट एंगल बनेगा, फिर अपने को एक ही चीज सोचनी है कि y की वैल्यू कितनी है। जब x की वैल्यू 0 हो जाए तो y की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू क्या 5/2 आ जानी चाहिए? कितनी आ जानी चाहिए? क्या ये भी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है? कितनी आ रही है?
पॉजिटिव वैल्यू, तो x की वैल्यू 0 हो तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 5/2, तो यहां से ग्राफ जाएगा, यहां से ग्राफ जाएगा कि नहीं, और ये वाली वैल्यू कितनी होगी 5/, ये वाली वैल्यू कितनी होगी, कितनी होगी -5, कितनी होगी, ठीक है। और m की वैल्यू कितनी आ रही है, m की वैल्यू कितनी आ रही थी यहाँ पर y इक्वल टू mx प्लस सी, तो m की वैल्यू 1/2 और c की वैल्यू 5/2 पॉजिटिव, इसलिए ऊपर से जा रहा है। अगर c की वैल्यू नेगेटिव होती तो नीचे से जाता ग्राफ, क्लियर। ये देख x -1 y इक्वल और दैट इज इक्वल टू 5y, x की वैल्यू m की वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव है, क्या 1/5 है, m की वैल्यू 1/5 पॉजिटिव वैल्यू, फिर से ग्राफ जो है वो 40 मतलब 90 डिग्री से कम पर जाएगा, कितने जाएगा 90 डिग्री से कम। अब c की वैल्यू देख ले, c की वैल्यू -1/5, मतलब c अब की बार नीचे है, मतलब जब y की वैल्यू x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -1/5 है, कितनी है -1/5, मतलब ग्राफ यहां से स्टार्ट करेगा और ऐसे जाएगा, ठीक है। m की वैल्यू कितनी, m की वैल्यू क्या 1/5 और c की वैल्यू -1/5, क्लियर है भाई, ऐसे जाएगा ग्राफ। अच्छा ये देखिए ग्राफ दे रखा है तुम्हें, इक्वेशन ऑफ लाइन पूछा गया है, हुआ क्या ये वाला, अच्छा इसके आगे वाला हो गया, ये और ये नहीं हुए, ट्राई करो, कौन सा वाला 4 वाला कर डालूं, क्या ये 30, क्या ये 30, क्या ये 60, क्या चाहिए बता, ये 5 है, ये 5 है, तो ये चाहिए क्या तेरे को, नहीं निकलेगा क्या, 1060 दैट इज इक्वल टू 5/x, 1060 से निकाल अब इसकी वैल्यू, और मैं तो इसकी वैल्यू ऐसे ही लिख दूंगा, कैसे, क्या c की वैल्यू मिल गई तुमको, c की वैल्यू मिल गई है ना, एक और तरीका मेरे पास लिखने का, वैसे तो इससे निकाल लो, बाकी एक और तरीका देख कैसे, क्या y इक्वल टू mx प्लस सी लिख लूं, mx प्लस लिख सकता हूं ना, y इक्वल टू mx प्लस सी लिख सकता हूं ना। अच्छा m की वैल्यू कितनी, क्या 1030, क्या 1/√3, तो y कैन बी रिटन एज x बाय √3 प्लस सी। अब देख इसी इक्वेशन में कोई भी एक कोऑर्डिनेट लिख दे इस पॉइंट के ऊपर, सी आ जाएगा तेरे पास, इस लाइन के ऊपर कोई भी एक कोऑर्डिनेट, देखो ये भी नहीं पता होता ना, बस m की वैल्यू दे रखी होती डायरेक्टली 1/√3 ऐसा कुछ, तो तेरे को ये पता है सिर्फ ये 5 पता है ना, तो ये वाला कोऑर्डिनेट पता है ना, क्या 5,0 है, ये वाली वैल्यू पुट कर दे यहां पर, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू कितनी 5 पुट कर सकता है ना, तो c की वैल्यू कितनी आई -5/√3, कितना -5/√, अब देख इक्वेशन ऑफ मोशन कह रहा हूं, इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई ना तेरे पास, कितनी आई y इक्वल टू m विच इज x/√3 और -5/√, आंसर आ जाएगी ना। क्या कोऑर्डिनेट वाला समझ में आया मैंने कैसे किया, मैंने इक्वेशन लिखी, c मुझे नहीं मिल रहा था तो मैंने कोई भी एक कोऑर्डिनेट रख दिया, क्या उस कोऑर्डिनेट की वैल्यू अगर इसमें रखूंगा तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई कर रहा है तो c की वैल्यू निकालेगा, c की वैल्यू निकालना वहां से, क्या ऊपर वाले को भी ऐसे ही कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। कौन सी क्लास है तुम लोगों की, ये 4th 3rd, मेरी 5वीं क्लास है, कोई बात नहीं, हाँ जिस दिन मैं ज्यादा बैठ रहा हूं मतलब समझ लो आज तो हालत खराब है। आज मैं सुबह से चेयर ढूंढ रहा हूँ, हाँ? नहीं यहाँ पर x0 नहीं है, y0 है, x0 यहाँ पर होगा, तो ये वाला डिस्टेंस निकाल ले तो तब भी वही आएगा, आगे चले भाई। ये कितना आ रहा है देख, क्या इसको मैं लिख सकता हूँ y इक्वल टू mx मतलब x/√2 प्लस, नहीं सॉरी x/√2 नहीं, x mx प्लस c, c की वैल्यू c। अब देख कोई भी इक्वेशन लिख दे यहाँ पर,
क्या हो जाएगा, 0 दैट इज इक्वल टू -5 प्लस सी की वैल्यू आ गई प्लस के 5, तो इक्वेशन क्या है यहां पुट कर दे, तो इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू एक्स प्लस, हाँ फर्स्ट वाला y इज इक्वल टू 5 वाला, हाँ m0 है, वो सब पूछ रहे तो दे मेरे को, नहीं m0 है, फिर कुछ भी हो, कॉन्फिडेंस मेरे को अच्छा लगा आगे। नहीं ऐसा नहीं है, बोल सकते हैं कोई भी, है ना। ठीक है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, इसमें तो थीटा भी नहीं दिया, या तो y2 - y1 और टेन थीटा से भी करना हो तब भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए ये वाला वैल्यू कितना आएगा, 45 आएगा क्या, ना नहीं 45 नहीं आएगा भाई, एंगल 45 आ ही नहीं सकता इसका, 2 टेन थीटा दैट इज इक्वल टू 2 आएगा, देख टेन थीटा लिखेगा तो दिस बाय दिस ना, ये वाला वैल्यू तो 5 है और ये 10 है, तो 10/5 ना, 2 टेन थीटा कितना आया, मतलब m की वैल्यू 2 आई, m की वैल्यू कितनी आई 2, अब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखेगा, c की वैल्यू कहां से लाएगा, कोई भी इक्वेशन सेटिस्फाई यहां से, m की वैल्यू पहले पुट कर ले 2x प्लस सी, कोई भी इक्वेशन उठा के टिक का, तो देख y की वैल्यू 10 और x की वैल्यू भी कितना 10, तो कितना हो जाएगा -10, -10 ना, तो बस तो इक्वेशन आ गई, y इज इक्वल टू माइनस सॉरी 2x -10। चलो और कुछ अच्छी चीजों की ग्राफ पढ़ा दे, तो मैंने स्ट्रेट लाइन तो ऐसा ही है, ऐसा ही हो जाएगा खत्म। ठीक है, सबसे बेसिक ग्राफ हो गया स्ट्रेट लाइन, है ना। अगर दो लाइन आ जाए, ऐसे बोलते जाए कि स्लोप्स की भी कुछ बातें होती हैं वैसे तो, अगर स्लोप पैरेलल है तो m1 m2 बराबर होते हैं, अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, इफ टू पैरेलल लाइंस आर देयर, इट मींस m1 और m2 बराबर होने चाहिए, उन दोनों के स्लोप्स बराबर होने चाहिए, अगर दो पैरेलल लाइंस, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो m1 इंटू m2 की वैल्यू -1 होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए -1, लिखो m1 और m2 का मल्टीप्लीकेशन -1 होना चाहिए। देख एक क्वेश्चन दे देता हूं तेरे को, ये है लाइन 1, ये है लाइन 2, ये एंगल 45, कितना एंगल 45, और ये 0 0 से पास करता है, ठीक है। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन L2, इक्वेशन ऑफ लाइन L2 if this length is 10, बताओ इक्वेशन लाइन N2 if this length is 10 meters, परपेंडिकुलर है ना इसके,
हो पाएगा? हाँ? हो जाएगा, सिंपल है। माइनस एक्स प्लस, क्या बोल रहे हो? वाई इक्वल टू, वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 10। हाँ ऐसा ही कुछ आएगा। हाँ सेम ही तो आ रहा है, माइनस एक्स प्लस 10 ही आएगा भाई। हाँ? क्या तुम्हें इसका एम पता चल गया? क्या इसके एम को M1 बोल दूं, इसके एम टू M2 बोल दूं? तो M1 इंटू M2 दैट इज इक्वल टू -1। देख M1 की वैल्यू कितनी है? 1। कितनी है? 1045 विच इज 1। तो M2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? क्या -1 आई? M2 अगर -1 है और मुझे इक्वेशन लिखनी है इस लाइन की, तो y इज इक्वल टू -M2, मतलब M2 इंटू एक्स प्लस सी, ऐसा कुछ होना चाहिए। M2 की वैल्यू रख दे विच इज -1 इंटू एक्स प्लस सी, तो ऐसे लिख ले -x+c। अब देख एक कोऑर्डिनेट उठा के, ये कोऑर्डिनेट है, कोई कोई भी एक कोऑर्डिनेट उठा के इसमें पुट कर दे, जो इस लाइन के ऊपर कोई भी एक कोऑर्डिनेट हो। इस लाइन के ऊपर एक कोऑर्डिनेट देख, ये वाला कितना है? क्या 0,10 है? 0, मैं क्यों कर रहा हूं? ताकि सी की वैल्यू आ जाए। कितनी आ जाए? हालांकि सी की वैल्यू मुझे दिख रही है 10 है। सी की वैल्यू कितनी है? 10। तो देख ले यहां से भी आ रही है। क्या एक्स की वैल्यू अगर मैं, वाई की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूं, सॉरी वाई की वैल्यू 10 पुट करूं, एक्स की वैल्यू, तो वाई की वैल्यू कितनी आई? वाई की वैल्यू आई ना 10, मतलब सी की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई ना। देख वाई की वैल्यू 10 पुट कर और एक्स की वैल्यू कितना पुट कर? 0। तो सी की वैल्यू आ गई ना 10, इस वैल्यू को उठा के यहां रख दे। तो इक्वेशन कितनी आई? इक्वेशन आ गई y इक्वल टू -kx प्लस, बस। और स्ट्रेट लाइन में कुछ नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है भाई, आगे समझते हैं। और इसका प्रूफ तो मैं नहीं कराऊंगा, लेकिन ये रटने वाली चीज है कि M1 इंटू M2 जो है उसका मल्टीप्लीकेशन -1 होता है अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो। ये परपेंडिकुलर का साइन है ना। अगर दो लाइन कोई भी परपेंडिकुलर हो तो M1 M2 दैट इज इक्वल टू -1। ठीक है, दोनों के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो -1 होता है। चलो भाई आगे चलते हैं। कुछ और ग्राफ होते हैं, जैसे कि इसके अलावा होते हैं पैराबोला के ग्राफ। किसके? पैराबोला क्या है भाई? अगर इक्वेशन मुझे ऐसे दिखे कि y और x में से किन्हीं दोनों में से किसी एक की पावर 2 हो, कितनी हो? मैक्सिमम पावर 2 हो। जैसे y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, या x इज प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर, या फिर y इज प्रोपोर्शनल टू -x², या x इज प्रोपोर्शनल टू -y², कुछ भी इस तरह का कभी भी कॉम्बिनेशन दिखे तो ये सारे ग्राफ्स पैराबोला हैं। जैसे मैं तुमसे कहूं, एग्जाम्पल लिखता हूं तुम्हारे सामने, y इक्वल टू एक्स की पावर 2, क्या है? कैसा ग्राफ है? कैसा है? y इक्वल टू √x, कैसा ग्राफ है? पैराबोला। देख दोनों तरफ स्क्वायर करते, y² दैट इक्वल टू x आया ना। कैसा आया? पैराबोला। ये भी पैराबोला, माइनस ले लो दोनों में तो भी पैराबोला। अच्छा ऐसे लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस सी दैट इज इक्वल टू वाई, पैराबोला है। कैसा है? पैराबोला है ये भी। क्या मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। और इधर कितना है? y और x में दोनों में से एक की मैक्सिमम पावर अगर मैक्सिमम 2 हो तो पैराबोला बनेगा। क्या बनेगा? हालांकि ये ग्राफ नहीं बनवाते हम, ये छोटे छोटे बनवाएंगे। ax² प्लस bx प्लस सी दैट इज इक्वल टू वाई आ जाए। ठीक है, तो ये सब पैराबोला बनेंगे। आगे चलते हैं और बात करते हैं इसके बारे में। जैसे s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT² लिखा हुआ है। ठीक है,
अब एस और टी में एस डिस्प्लेसमेंट और टाइम में कैसा ग्राफ बनेगा? पैराबोला बनेगा। ये पढ़ा भी होगा तुमने, एस्केलेशन कांस्टेंट होती है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पैराबोलिक बनता है। नेगेटिव होती है तब, कांस्टेंट होती है तभी भी पैराबोलिक ही बनता है। अब देख, 4 तरह के पैराबोला होते हैं। ठीक है, एक पैराबोला ये, चारों बना देता हूं पहले। क्या हो रहा है आज? एक, दो, स्टैंडर्ड है ये, इसके अलावा तो इनफाइनाइट टाइप के हो सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड ये 4 है। ठीक है भाई, इसको बोलते हैं, इसका वर्टेक्स क्या बोलते हैं? चारों के वर्टेक्स 0 0 ही है क्या? 0 0 0 0। अब ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, सब बताता हूँ तुमको। पहला वाला कौन सा? नहीं, गलत बात। ठीक है, ये 4 ग्राफ है अपने पास। एक्स स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू वाई। वैसे तो इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4ay। ठीक है, इसका होता है एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -4ay। इसका होता है वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4ax। और इसका होता है वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -4ax। ऐसे ग्राफ होते हैं। ए क्या होता है जानने की जरूरत नहीं है वैसे। इसका एक कोऑर्डिनेट होता है यहाँ पर a,0, है ना, -a,0, है ना। समझा देता हूँ, देखो जैसे यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट होता है 0,a। क्या होता है? 0,a। ये होता है 0,-a। यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट होता है इसका a,0। यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट होता है -a,0। लिखा भाई। ठीक है भाई, अच्छा तो ये वर्टेक्स हो गया, ये फोकस हो गया। इसके ज़्यादा तुम्हें इससे जानने की ज़रूरत नहीं है। इससे रिलेटेड कुछ जो फेमस डायग्राम्स है वो बनाता हूँ, देखो मैं। जैसे अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आ जाए, किसका ग्राफ आ जाए, कैसे बनेगा? क्या y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या मैं इस थर्ड वाले से बना सकता हूँ या फर्स्ट वाले से? फर्स्ट वाले से, है ना। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या बिल्कुल वैसा बनना चाहिए जैसा दिखाई दे रहा है ना। तो ऐसा बनेगा, देख।
ये वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, है ना। ठीक। अच्छा, इसके अलावा ये आ जाए ना, वाई इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 आ जाए तो कोई पैराबोला ही बनता है, बस उसका कर्वेचर थोड़ा अंदर बनेगा ऐसे। देखिए वाई इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 का ग्राफ है, वो आगे वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, कर्वेचर और अंदर की तरफ टर्न होता जाएगा अगर ये पावर बढ़ती जाएंगी तो। अच्छा, एक्स टू द पावर 3 का ग्राफ कैसा बनेगा? हाँ? नहीं, पैराबोला नहीं बनेगा यार, पैराबोला नहीं बनेगा वो। देख यहां तक तो वो बिल्कुल एक जैसा ही बनता है लगभग, लेकिन यहां से उल्टा होता है। ये वाई इक्वल टू एक्स टू पावर 3 का ग्राफ किसका ग्राफ है? ऐसा क्यों आ रहा है ये बताता हूं। क्या एक्स की वैल्यू अगर मैं पॉजिटिव लूं तो वाई की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, है ना। अगर मैं एक्स की वैल्यू नेगेटिव लूं तो, ठीक है, ऐसा उसके साथ नहीं था। वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव लो तो भी वाई पॉजिटिव, एक्स की वैल्यू नेगेटिव लो तो भी वाई। देख इसलिए जो ग्राफ आ रहा है वो ऐसा क्यों आ रहा है बताता हूं। देख कोई ना कोई एक्स की वैल्यू जब मैंने पॉजिटिव ली होगी तो वाई की वैल्यू पॉजिटिव आई होगी, और कोई ना कोई वैल्यू एक्स की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिवली होगी तब भी वाई की वैल्यू पॉजिटिव आई होगी ऊपर की तरफ, तभी ये ग्राफ ऊपर बन रहा है पूरा पॉजिटिव वाई एक्सिस में। लेकिन इस वाले ग्राफ को समझ, क्या एक्स की वैल्यू जब मैंने पॉजिटिव ली तो वाई की पॉजिटिव वैल्यू दी इसने मेरे को, लेकिन एक्स की वैल्यू मैंने जब नेगेटिव ली तो वाई की भी मुझे नेगेटिव वैल्यू दी, इसलिए ग्राफ ऐसा बन रहा है। वो जो ऊपर वाला है ना, इसका ऐसे कान पकड़ के नीचे ले आए, बस ऐसे हुआ देख, ठीक है, पॉजिटिव से उसको नेगेटिव में ले आए। पाई को बना देता हूं देख, बहुत पास आ जाएगा, एक्स टू द पावर 5 है तो ऑड नंबर ही, जितने ऑड वाले हैं वो सब यहां चलेंगे, जितने इवन वाले हैं वो सब ऊपर चलेंगे। सीधा तो नहीं होगा लेकिन बहुत हद तक उसका स्लोप बहुत ज्यादा होगा। हाँ, कौन से वाले का? 4a यार एक्चुअल में ये बताता है कि ये जो फोकस है ना, ये फोकस लेंथ बताता है इसको, ए को, जिसकी फोकस लेंथ ज्यादा होगी उसका कर्वेचर थोड़ा सा, देखिए इसका कर्वेचर ज्यादा होगा तो इसका फोकस भी हाई होगा, ऊपर होगा। जिसका कर्वेचर ऐसा है उसका फोकस भी नीचे होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये कर्वेचर जो है वो कितना जल्दी, कर्वेचर जो है कितना शार्प है वो फोकस से पता चल जाता है हमको 4a से। तो जिसकी वैल्यू 4a की वैल्यू ज्यादा होगी, ए की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी, तो ये वाला कर्वेचर उसका बेंट होता जाएगा। बात समझ में आई? ऐसा क्यों हो रहा है वैसे वो भी बता सकता हूँ मैं, लेकिन बाद में आके पूछना मुझसे। एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी होगी तो वाई की वैल्यू भी एक्स टू द पावर इन्फिनिटी। तो डिपेंड करता है कि एक्स की वैल्यू कैसी है, इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू कि एक्स की वैल्यू कैसी है। देख अगर एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी है, कितनी है, 1 से बड़ी और पॉजिटिव वैल्यू है, तो वाई की वैल्यू भी इनफाइनाइट आएगी। कैसी आएगी? वाई की वैल्यू भी इनफाइनाइट। तो एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट तो वाई की वैल्यू भी इनफाइनाइट। एक्स की वैल्यू कुछ भी रख, वाई की वैल्यू इनफाइनाइट। तो ये ग्राफ एक्स की वैल्यू कुछ भी रख, वाई की वैल्यू इनफाइनाइट, मतलब ये कुछ भी रख दे तो वाई की वैल्यू इनफाइनाइट, मतलब ये ऊपर ऊपर ऐसा कुछ चलेगा इनफाइनाइट, मतलब वो ग्राफ तेरे को दिखाई नहीं देगा, वो इनफाइनाइट में चल रहा है। वाई की वैल्यू हरदम इनफाइनाइट आ रही है, कितनी आ रही है? एक्स की किसी वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू कितनी? इनफाइनाइट। लेकिन अगर एक्स की वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो, कितनी हो, 0 और 1 के बीच में, तो देख ग्राफ ऐसा बन जाएगा। देख कैसे बन रहा है, एक्स की वैल्यू प्लस इनफाइनाइट लेगा तो वाई की वैल्यू कैसी आएगी? प्लस इनफाइनाइट। रुक, उल्टा बना दिया मैंने। एक्स की वैल्यू अगर 0 लिखेगा, 0 की पावर इनफाइनाइट 0, और एक्स की वैल्यू 1/4, 1/4 की पावर इनफाइनाइट विच इज 0, ठीक है।
तो अब सही सही बनाया था मैंने मतलब। हाँ भाई देख, अगर तो पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया खुद देख। y इज प्रोपोर्शनल टू क्या बोला तूने, x की पावर, इतना सारा दिमाग इसी में लगा दिया होगा तूने आज का इसे पूछने में। ठीक है देख, अगर y इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर इनफाइनाइट है, तो इसमें दो केसेस हो सकते हैं, या तो x की वैल्यू 1 से बड़ी हो या x की वैल्यू 1 से छोटी हो। अगर 1 से छोटी वैल्यू है, पहला केस जो मैंने कंसिडर किया है, x इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन, तो इसकी वैल्यू 1/2 1/4 1/6 इस टाइप की कुछ होगी। अगर ऐसी होगी तो देख y इज प्रोपोर्शनल टू, मैं एक कोई भी वैल्यू कंसिडर कर लेता हूँ, 1/2 की पावर, 1/2 की पावर फिर इंफिनिटी, क्या 1/2 की पावर इंफिनिटी, ऐसा ही है ना। 1/2 की पावर इंफिनिटी मतलब 1 बाय इंफिनिटी, कितना आया, 1 बाय इंफिनिटी इज 0। ठीक है, तो मतलब y की वैल्यू कितनी आई, 0। ठीक है, तो जब x की वैल्यू 1/2 रखी हमने, x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में रखी, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0, y की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, अब देखिए ग्राफ कहां से कहां तक के बीच में बन सकता है, 0 और 1 तक के बीच में बन सकता है सिर्फ, पहली बात तो ये 0 और 1 के बीच में, तो 0 कहीं पर कंसिडर करता हूं, ये 0 और 1 यहां पर कंसिडर करता हूं। जब x की वैल्यू 0 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी होगी, 0 की पावर इंफिनिटी 0, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब y की वैल्यू कितनी रखूंगा, जब x की वैल्यू सॉरी रखूंगा कुछ 1/2 1/4 कुछ भी रखूंगा, तब भी y की वैल्यू कितनी, 0। ठीक है, स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनेगा, लेकिन ये पावर इतनी ज्यादा है कि हरदम 0 ही बन रहा है। हाँ मतलब ऐसा कुछ है ये, कि लगभग ऐसा, मतलब y की वैल्यू 0 ना, y की वैल्यू 0 हरदम। देखिए कर्वेचर बहुत ज्यादा छोटा होगा और कुछ ऐसा होगा, मतलब y की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 होनी चाहिए हरदम, बिल्कुल नीचे बनेगा। और कितना रहेगा, ऐसा 0। हाँ एकदम 0 नहीं आएगा, मतलब क्योंकि 1 बाई इंफिनिटी भी एग्जैक्ट 0 नहीं होता, एग्जैक्ट 0 नहीं होता ना, कुछ तो वैल्यू होती है, उसे इन्फिनिट उसे 0 बोल देते हैं, तो इसे चिपकेगा तो नहीं ग्राफ, और कर्वेचर भी पूरा स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, है ना, और भी नीचे आएगा मान ले। हाँ, ठीक है, लगभग 0 होगा लेकिन, है ना, नहीं। चलो आगे चलते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अच्छा ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये समझ में आया। अब देख दूसरे तरह का पैराबोला और कैसा बन सकता है, देख कैसा बन सकता है, y इज प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स, बन सकता है ना, y इज प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स। कैसे बनाएंगे इसको, क्या ऐसा बनेगा, क्या ऐसा बनेगा, देख रूट एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बना, देख ऐसा बनता है, बात समझ में आया, ये रूट एक्स है भाई, क्यूब रूट एक्स होता तो, क्यूब रूट एक्स समझते हो ना तुम, ये स्क्वायर रूट है, ऐसी क्यूब रूट होता तो, इसी में बनाता हूं देख, क्या ये पॉसिबल होता, इसके बाद क्या होता, इसके बाद ये कॉम्प्लेक्स नंबर बनता, क्या बनता, कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब, देख अगर नीचे x की वैल्यू अगर मैं नेगेटिव लूं, कैसी लूं, x की वैल्यू अगर मैं नेगेटिव लूं, इसमें तो पूरा x की वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, सिर्फ x की वैल्यू पॉजिटिव ले रहे हैं, तब जाके y की वैल्यू लिखी है मैंने, x की वैल्यू नेगेटिव इसके लिए भी नहीं लिखी, x की वैल्यू नेगेटिव के लिए ग्राफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रूट में नेगेटिव कभी पॉसिबल नहीं होता, कॉम्प्लेक्स नंबर बनता, क्या बनता है, इसलिए पूरा ग्राफ यहीं पर बनाया है, पूरा ग्राफ, इसका ग्राफ भी मैं इसके पीछे, नेगेटिव x के लिए ग्राफ पॉसिबल, बात समझ में आई, पॉजिटिव x के लिए बनेगा सिर्फ ऐसा,
और बना भी सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से, लेकिन वो मैथमेटिकली कहीं ना कहीं जाके इनकरेक्ट हो जाएगा, कहीं ना किसी मोमेंट पर वो इनकरेक्ट हो जाएगा, इसलिए नहीं बन पा रहा हूँ। इसलिए इसको मैं लिख रहा हूँ ऐसे। बहुत जगहों पे मिल भी सकता है तुमको, ऐसा नहीं है, मिल सकता है, तो उसको वो नीचे बना देंगे, उसके नीचे बिल्कुल ऐसा जैसे ये बनाया ना मैंने, उसको उसके नीचे बना देंगे वहां पर, है ना। लेकिन वो ऑलवेज मतलब पॉसिबल नहीं है वो ग्राफ। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है हर वक्त डिफाइन नहीं होते, कभी कभी किसी किसी मोमेंट के लिए डिफाइन हो जाते हैं। अच्छा वो देख, ये समझ में आया? अगर ऐसे होता -y इज प्रोपोर्शनल टू √x, अब इस तरफ बन जाता, इस तरफ बन जाता क्या? पक्का? कौन सा कौन सा? ये 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 बोलो बोलो। अभी भी -x में नहीं आ सकता ये ग्राफ? -x में तो नहीं आ सकता, है ना? -x में तो नहीं आ सकता, इधर तो ये ग्राफ नहीं आ रहा, क्यों? रूट में वैल्यू है, कैसी है? इधर तो ये ग्राफ नहीं आ रहा। अच्छा -y आ रहा है, -y मतलब क्या y की सिर्फ मैं पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करूं या नेगेटिव वैल्यू कंसीडर करूं? क्या ये वाला ग्राफ बन रहा है? क्या x की कोई भी वैल्यू रखूं तो y की वैल्यू नेगेटिव आ रही है ना? कितनी आ रही है? क्या x की वैल्यू पॉजिटिव रख रहा हूं मैं, y की वैल्यू हरदम नेगेटिव आ रही है? तो देख ग्राफ कौन सा, नीचे वाला, सिर्फ ये वाला बन सकता है ना। चलो आगे पढ़ते हैं। माइनस प्लस होने से मतलब एक्चुअल में इसका स्क्वायर करेंगे तो x की भी दो वैल्यूज आएंगी, कितनी आएंगी? x की दो वैल्यूज आएंगी ना, फिर x की दो वैल्यूज, अब x की दो वैल्यू या तो पॉजिटिव और नेगेटिव, तो दोनों के लिए ग्राफ बना फिर तो। एक ग्राफ यही बनेगा पक्का, एक ग्राफ तो यही बनेगा उसमें से, x की भी तो दो वैल्यूज आएंगी। अच्छा आगे चल। अगर मान लो ऐसे लिखा हो y = x² - 4, अब बनाओ तो ये ग्राफ कैसे बनेगा? बनेगा लेकिन नीचे स्टार्ट करेगा ऊपर से। अच्छा बताओ, x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी? -4, मतलब ये एक पॉइंट 0, -4 से तो जाएगा ही जाएगा। x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू -4, और ग्राफ देख वैसा ही है। ये बन गया, क्लियर है ना? ऐसे ये भी हो सकता है, देख। अब आ जाओ, वो तो ठीक है, पैराबोला चल रहा है तो पैराबोला ही होगा। हाँ अभी देख, ऐसे देख ले, x की वैल्यू 0 रखो तो y की वैल्यू कितनी? 25, कितना? +25 या माइनस? +25 ना। x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू +25, ठीक है। y = x² टाइप का ग्राफ, मतलब ऊपर के जैसा ही ग्राफ। लेकिन x की वैल्यू जब 0 रखें तो y की वैल्यू 25 आई, कितनी आई? x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 25, मतलब यहां पर कहीं पर होगी, तो ये ग्राफ कहीं यहां से स्टार्ट हो रहा होगा, या गलत है ये? अभी भी सोचो, सही है गलत है? ऐसे नीचे की तरफ तो नहीं आएगा ना? सही है।
हाँ, फॉर्मूला खोले तब भी एक्स की वैल्यू 0 रखेगा, वाई की वैल्यू वही आएगी 25। अच्छा एक बता, क्या एक्स की वैल्यू 0, क्या प्लस प्लस में 2 रखूं अगर मैं, और माइनस में 2 रखूं, तो दोनों से फर्क पड़ता है क्या? प्लस में 2 रखूं और माइनस में 2 रखूं, ऐसे रखूं मैं, एक्स की वैल्यू -2 रखूं तो वाई की वैल्यू कुछ और आएगी, और एक्स की वैल्यू +2 रखूं तो वाई की वैल्यू अब अलग आएगी ना। एक्स की वैल्यू -2 रखूंगा तो 7 का स्क्वायर होगा, एक्स की वैल्यू +2 रखूंगा तो 3 का स्क्वायर होगा। तो एक ग्राफ ऐसा नहीं होगा जैसा दिख रहा है, मतलब एक्चुअल में क्या है, एक तरफ से ज्यादा और एक तरफ से कम, देख ऐसे। एक तरफ से ज्यादा, एक तरफ से ऐसा कुछ, ऐसा कुछ। जब मेरे को लग रहा है मैंने गलत ही समझा दिया कुछ, चल बता देता हूँ। देख, जब x की वैल्यू तो पॉजिटिव रखे 2 रख के देख ले, ऐसे +2 वैल्यू रख ले, कितना रख ले, +2। अगर +2 रखेगा तो y की वैल्यू क्या ज्यादा आएगी या कम आएगी? कम आएगी। कितनी आएगी? कम। और x की वैल्यू नेगेटिव रखूंगा तो y की वैल्यू ज्यादा आएगी। देख, इस तरफ कम होना चाहिए और इस तरफ, इसलिए इस तरफ खिसक गया थोड़ा सा ग्राफ, खिसक गया ना, ऐसा हो जाएगा। ज्यादा हो रहा है क्या? अच्छा ठीक है, थोड़ा थोड़ा नीचे ले आता हूँ, वो मैं फ्लो फ्लो में थोड़ा बह जाता हूँ ऐसा, मुझे रोक लिया करो मुझे। ठीक है, पैराबोला यहीं पे खत्म करें। अबे पैराबोला में इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जा रहा तुमसे। सर्कल जानते हो क्या होता है? सर्कल जानते हो ना? गोला नहीं, वृत्त। बांग्ला में क्या बोलते हैं उसको? वृत्त। और स्फेयर को क्या बोलते हैं? देखिए सर्कल है, ठीक है। अब देख, अगर ये सर्कल 0 0 से पास कर रहा हो ऐसे, अगर ये 0 0 से पास कर रहा है, तो इसकी जो इक्वेशन लिखी जाती है, मतलब कोई भी इक्वेशन तुम्हें ऐसे दिखे ना, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन a², दैट इज इक्वल टू 1। मतलब ऐसा कुछ दिखे कि x² प्लस y² दैट इज इक्वल टू समथिंग समथिंग कुछ है, 5 का स्क्वायर या 5 जो भी है, ठीक है। मतलब x² प्लस y² में इक्वेशन दिखे और दोनों के डिवीजन में सेम तरह की वैल्यू दिखे, दोनों के डिवीजन में सेम तरह की वैल्यू दिखे, तो इट मींस दैट इज अ सर्कल, ठीक है। ऐसे सर्कल यूजुअली ज्यादातर तुम्हें मिलेंगे कि वो सेंटर से पास कर रहे हैं और उनका जो रेडियस है क्या है, वो ए है। देखिए ए जो है रेडियस है, बात समझ आ रही है? जैसे इस इक्वेशन में अगर मैं तुमसे कहूं तो रेडियस जो हो जाएगा इसमें वो √5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा रेडियस? कितना आएगा? √5, ठीक है भाई। टाइम हो गया। अगर देखो ये 0 0 से पास नहीं कर रहा हो, अगर किससे नहीं पास कर रहा हो, 0 0 से पास ना करके h, k कोई ऐसा एक पॉइंट है जहां से पास कर रहा है, h, k करके कोई पॉइंट है जहां से पास कर रहा है, तो इसकी इक्वेशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है, ऐसी हो जाती है। देख, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a², रेडियस का स्क्वायर मतलब, है ना।
ठीक है, तो ऐसा इक्वेशन मिले तो मान लो सर्कल है। कैसा है? कोई तुमसे नहीं पूछ रहा रेडियस की वैल्यू, कभी नहीं पूछ रहा। तुम्हें बस ये समझ में आना चाहिए कि अगर x के आगे भी कुछ x-2 या y-3 ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो इट मींस जो सेंटर है वो +2 और +3 है, क्या ना? कैसे? हाँ, तो x प्लस एच का स्क्वायर प्लस वाई प्लस के का होल स्क्वायर मिलेगा तुम्हें थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में तो ऐसा मिलेगा, देख, h माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस के माइनस वाई का स्क्वायर। समझ में आई बात? फिर फिर माइनस एक्स और वाई तब माइनस में होंगे, मतलब ऐसा लिखा होगा h माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई, मतलब के माइनस वाई का स्क्वायर। फोर्थ वाले में दोनों माइनस, माइनस एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस माइनस वाई माइनस के का स्क्वायर। कोई नहीं पूछ रहा वैसे तुमसे ये सब, लेकिन फिर भी जैसे यहां पर अगर तुम्हें लिखना है ना सेंटर कहां पर होगा, तो x माइनस एच को 0 कर लो, तो x की वैल्यू कितनी आई? प्लस के एच। ऐसे ही y माइनस के को 0 कर लो, तो y की वैल्यू कितनी आई? प्लस के। तो ये जो h और प्लस के है ना, ये कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर होंगे, सेंटर कोऑर्डिनेट होंगे ये सर्कल के। बात समझ आई है ना? तो सेंटर कोऑर्डिनेट देख लेना, दोनों पॉजिटिव है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, है ना? ठीक है, थर्ड वाले में नेगेटिव, अगर दोनों नेगेटिव तो थर्ड क्वाड्रेंट, और फोर्थ मतलब फोर्थ वाला क्या होगा? नहीं, फोर्थ वाले में एक पॉजिटिव एक एक नेगेटिव, दोनों नेगेटिव थर्ड वाले में। ठीक है, थर्ड वाले में दोनों नेगेटिव, मतलब मैंने एक चीज गड़बड़ बोली थी ना, वो माइनस है, हाँ, वो तो थर्ड वाले में ऐसा होगा, फोर्थ वाले में ऐसा होगा। आगे चलें भाई? ठीक, आगे चलते हैं। स्ट्रेट लाइन हो गया, ये हो गया। लिखो इलिप्स। एक डिस्टॉर्टेड सर्कल टाइप की एक ज्योमेट्री होती है जिसको इलिप्स बोलते हैं, है ना? डिस्टॉर्टेड सर्कल टाइप की ज्योमेट्री होती है। कैसे बनती है पहले ये समझाता हूं तुमको। जैसे मान लो कोई लाइन है मेरे पास, क्या है? लाइन है, ये लाइन है भाई, ठीक है। अब इस लाइन से अगर मैं कोई भी एक पॉइंट कंसीडर करूं, लेट्स सपोज मैंने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया यहां पर, ठीक है। जरूरी नहीं है ये लाइन बाद में आई है, पहले मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया है, ऐसे मान लो, ठीक है। लाइन हटा दूं अभी, ले ये हटा देता हूं, ये वाला जो इलिप्स है उसे हटा देता हूं। कोई भी एक पॉइंट कंसीडर किया मैंने, ठीक है। वो पॉइंट की मैंने डिस्टेंस लिखी दोनों से, इससे भी लिखी, इस एंड से भी और इस एंड से भी। क्या दोनों एंड से डिस्टेंस लिख ली? अगर मान ली ये S1 था, ये S2 था, ये S1 था ये, तो ये पॉइंट कोई P था, यहां तक का डिस्टेंस मैंने लिख लिया S1P प्लस S2P। दोनों डिस्टेंसेस को ऐड कर लिया, एक नंबर आएगा कोई, लेट्स सपोज ये कांस्टेंट नंबर आ गया P। अब मैंने ऐसे ही सारे पॉइंट्स ढूंढे जिन पॉइंट्स पर मैं दोनों एंड से मिलाकर डिस्टेंसेस की वैल्यू हर बार C ही आ रही हो। मतलब जैसे यहां पर मैंने P डैश एक पॉइंट ले लिया, अब P डैश एक पॉइंट लिया, तो S1P डैश प्लस S2P डैश, अगर इन दोनों को मिलाने के बाद फिर से C आ रहा है, तो ऐसे ही इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं कि नहीं? वो सारे पॉइंट्स अगर मैं मिला दूं, ऐसे सारे पॉइंट्स अगर मैं मिला दूं, तो जो ज्योमेट्री बनती है, दैट ज्योमेट्री इज एलिप्स। बात समझ में आई? कैसा एलिप्स बन गया? ले, सही कर दिया मैंने। अब बोल। सब है हमारे पास।
ठीक है भाई। तो ऐसी ज्योमेट्री जो बनती है वो बनती है एलिप्स। अब देखो एलिप्स की कुछ खासियत है। सन के चारों तरफ जो भी प्लैनेट्स घूमते हैं वो सब एलिप्स में घूमते, पता है तुमको। तो सन जो होता है वो फोकस पर होता है, किस पर होता है, मतलब जैसे जैसे पैराबोला में फोकस था ऐसे इस पर भी फोकस होना चाहिए, है ना। इस फोकस की डिस्टेंस भी होती है। पहले तो ये समझो कि जो दो लेंथ्स दिखाई दे रही है मुझे, देखो इस एंड से लेके इस एंड तक की कोई लेंथ दिखाई दे रही है, और इस एंड से लेके इस एंड तक की एक डिस्टेंस दिखाई दे रही है। तो इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस। और इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस को जनरली 2a बोलते हैं, माइनर एक्सिस को जनरली 2b बोलते हैं। कितना बोलते हैं, 2b 2a। नाम कुछ अलग भी दे सकते हैं, लेकिन ये जनरल स्टैंडर्ड यही है, 2a 2b। ठीक है भाई, 2a 2b समझ में आया। अगर 2a जो है वो मेजर एक्सिस है, ग्रेटर है 2b से, तो ऐसा ही पैराबोला बनेगा, मतलब ऐसा ही इलिप्स बनेगा, हरदम बनेगा कि नहीं। अगर ऐसा ही इलिप्स बनेगा, इलिप्स की इक्वेशन लिखो सबसे पहले तो आनी चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब इसके जो कोऑर्डिनेट्स दिखाई दे रहे हैं तुमको S1 और S2, S1 और S2 क्या होते हैं ये समझो। ये S1 था, ये S2 था, इसके बीच से एक लाइन जा रही है, ऐसे ऐसे एक लाइन जा रही है। ठीक है। तो इसका इक्वेशन, इसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है ए ई कॉमा 0। कितना होता है, इसका होता है माइनस ए ई कॉमा ई, होता है इसेंट्रिसिटी। क्या होता है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं, इसेंट्रिसिटी क्या होता है ना, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट, ऐसा कुछ होता है इसका वैल्यू, लेकिन उसको याद करने की जरूरत नहीं है। इसेंट्रिसिटी ये मान लो कि एक ऐसा नंबर है जिसकी वैल्यू 1 और 0 के बीच में, 1/2 1/4 1/7 1/8, 1 से छोटी वैल्यू है। इसेंट्रिसिटी 0 और 1 के बीच में होती है इसकी वैल्यू। अच्छा ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट्स होते हैं भाई, ये होता है a कॉमा 0, ये होता है माइनस a कॉमा 0। ऐसे ये वाला पॉइंट होता है 0 कॉमा b, ये होता है माइनस, मतलब सॉरी 0 कॉमा माइनस b, 0 कॉमा माइनस b। ठीक है, क्लियर है। और ये जो दोनों लाइन जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये वाला पॉइंट, ये है ओरिजिन, ये ओरिजिन है 0 कॉमा 0। ठीक है, क्लियर है बात। ये तब है जब 2a इज ग्रेटर देन 2b, मतलब a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b। अगर उल्टा हो जाए तो, अगर ऐसा हो जाए, देख ऐसा हो जाए, इफ b इज ग्रेटर देन a, b इज ग्रेटर देन a, और ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, और b a से ग्रेटर हो जाए, क्या हो जाएगा, ठीक ऐसा हो जाएगा, एलिप्स ऐसा बनेगा। ठीक है, S1 S2, ये लेंथ हो जाएगी 0 कॉमा बी, ये लेंथ हो जाएगी 0 कॉमा माइनस बी, ये लेंथ हो जाएगी a कॉमा 0, ये लेंथ हो जाएगी माइनस a कॉमा 0। ठीक है, ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 कॉमा प्लस के बीई, और ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 कॉमा माइनस के बीई। बात समझ आ रही है भाई, क्लियर। बस एलिप्स जो है बदल जाएगा, ऊपर की तरफ पहुंच जाएगा।
ऐसा क्वेश्चन तुम करोगे एसएचएम में, किसमें? एसएचएम में एलिप्स बनता है, बताता हूं कैसा, देख। सिंपल हार्मोनिक मोशन। कैसा ग्राफ आता है बता दो मेरे को। पूछा जाता है कि ये फॉर्मूला पढ़ा है क्या तुमने? वी स्क्वायर टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पढ़ा है? वी और एक्स के बीच का अगर ग्राफ पूछ ले तुमसे, क्या पूछ ले, है ना? वैसे वी और एक्स के अलावा ये पूछता है ए एक्स के, ओमेगा एक्स, ओमेगा इंटू ए कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो ऐसा ग्राफ पूछेगा तुमसे, तुमसे पूछेगा वी और एक्स ओमेगा, इन दोनों के बीच का ग्राफ बता दो। क्या बता दो? वी और एक्स ओमेगा के बीच का ग्राफ बता दो। कैसे बताओगे तुम? क्या तुम उसको इलिप्स के फॉर्म में लाने की कोशिश करोगे? तुम्हारे लिए एक्स की वैल्यू है ए ओमेगा और वाई की वैल्यू है वी। वाई क्या है? वी की जगह वाई है, मतलब वाई की जगह वी है और एक्स की जगह एक्स इंटू ओमेगा है। ऐसी इक्वेशन दी हुई है, क्या इसको इलिप्स के फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। देख, वी स्क्वायर कैन बी रिटन एज ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसको अगर इधर ले आऊं तो हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। क्लियर है भाई? अब देख, दोनों को डिवाइड कर ले तो आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, काटा नहीं मैंने, दैट इज इक्वल टू 1, क्योंकि अगर मैं काट दूंगा तो हाइपरबोला बन जाएगा। देख, तो ये बना तेरे पास, देख क्या ये इक्वेशन आ गई तेरे पास, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब इसको काट सकते हैं, पैराबोला तो बन जाएगा। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, ऐसे लिख ले, वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। कुछ ऐसा आ गया है ना? तो ग्राफ मैंने वी और एक्स में चेंज कर दिया, मैं वी और एक्स का ग्राफ देखना चाह रहा हूं। अगर वी और एक्स में देखेंगे तुम देखो ये कितना हो गया, क्या वी स्क्वायर अपॉन ये ए स्क्वायर है मेरे लिए और एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, तो मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे, देख, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। कुछ ऐसे लिख सकता हूं। क्या इलिप्स है? कैसा है? इलिप्स है। अगर ओमेगा की वैल्यू कुछ भी है 1 से ग्रेटर है, कितनी है? 1 से अगर ग्रेटर है तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर क्या बड़ा है एज कंपेयर टू ए स्क्वायर से? अगर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर, मतलब तूने लिखा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, मतलब बी इज ग्रेटर देन ए, बी इज ग्रेटर देन, अगर बी इज ग्रेटर देन ए है तो कैसा इलिप्स बनेगा? क्या सेकंड वाला? ऐसा। तो देख ऐसा एक ग्राफ बन जाएगा इसका, कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट लिख देता हूं उसके। हाँ, अभी थोड़ी हुआ टाइम, हो गया, हो गया, सच में हो गया क्या? मेरे अलावा किसकी क्लास है? बॉटनी कौन पढ़ाता है तुमको?
बॉटनी का डबल क्लास, बॉटनी पढ़ा कौन? अच्छा बॉट, क्या जूलॉजी मैम? समझा नहीं मैं। अच्छा हाँ भाई, बी की वैल्यू ए ओमेगा लिखनी है, इसको माइनस ए ओमेगा लिखना है, इसको ए लिखना है, और ये माइनस ए। तो तुम्हारे पुष्पेंदु सर की 2 क्लास हैं।